रात के तकरीबन 2:30 बजे थे। एक लड़की बड़ी बदहवास हालत में एक सुनसान रोड पर दौड़ती हुई जा रही थी। तभी वहां पर पुलिस वाले नाकाबंदी कर खड़े हुए थे और जैसे ही रास्ते में वो नाका आता है और पुलिस वाले उस लड़की को देखते हैं तो वो भी एकदम से सहम जाते हैं, क्योंकि लड़की की हालत कुछ इसी तरह की थी। उसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह इस तरह से रात के समय रोड पर जा रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का बड़ा होता है और वह शादी करके एक दुकान चलाया करता है जो कि इलेक्ट्रिशियन की दुकान है और अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। माँ घर के अंदर काम किया करती है और पिता अपने बेटे की ही दुकान पर उसका हाथ बटाया करता है। छोटी एक लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है और मंजू देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, क्योंकि जो मंजू है उसने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और फिलहाल वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। लेकिन जैसे वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो उसी दौरान जून की छुट्टियां पड़ जाती हैं और जून की छुट्टियों में जो मंजू होती है वह अपने घर पर ही रहने लगती है। अब तभी उनके घर पर उसकी बुआ की लड़की, यानी कि जो मंजू की बुआ की लड़की होती है, उसकी शादी होने वाली थी और उसकी शादी का कार्ड उनके घर पर आता है। घर वाले जब इस शादी के कार्ड को देखते हैं तो वहां पर साफ साफ सह परिवार लिखा हुआ था और उसकी बुआ का फोन भी उनके पास आ गया था। उन्होंने अपने भाई से फोन करके कहा था कि पूरे परिवार को आना है और कई दिन पहले तुम लोग आ जाओ और उसके बाद आराम से शादी को कंप्लीट करके वापस जाना होगा। यह बात सोचकर जो परिवार होता है वह बड़ा ही परेशान होता है, क्योंकि यहाँ पर भी उनका घर है और घर को ऐसे इतने दिनों के लिए कैसे छोड़कर जाए। तभी यहाँ पर जो मंजू की माँ होती है वो फैसला करती है कि इस तरह से तो घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, शादी है और शादी में जाना भी जरूरी है, तो एक दिन के लिए हम अपने घर को छोड़ सकते हैं। इतने दिनों के लिए तो कोई पड़ोसी भी देख लेगा, लेकिन ऐसे हम घर को छोड़कर इतने दिनों के लिए नहीं जा सकते। ये बातें तय हो जाती हैं। लेकिन तभी जब शादी को 7 से 8 दिन रहे थे, उसी दौरान उस लड़की का, जो बुआ की लड़की होती है जिसकी शादी होती है, उसका मंजू के पास फोन आ जाता है। अब यहाँ पर बुआ की लड़की जब मंजू से बात करती है तो उसे आने के बारे में पूछने लगती है। तो जो मंजू होती है वह उसे बता देती है जो उसके परिवार का प्लान था कि शादी वाले दिन ही हम लोग आएंगे और एक दिन के लिए ही किसी और से घर के लिए बोल सकते हैं, इतने दिनों तक का हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर जो बुआ की लड़की होती है वह मंजू से जिद करने लगती है। कहती है कि देख, तेरे परिवार का तो मुझे नहीं पता वो आए या ना आए, लेकिन तुझे मेरी शादी में कम से कम 5 दिन पहले आना होगा और यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग एक साथ समय बिताएंगे, क्योंकि अब उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी और शादी के बाद मैं दूसरे घर चली जाऊंगी तो मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा। तो 5 दिन पहले तो तुम्हें जरूर से आना होगा और तुम्हें मेरी कसम है। इस बात को जब मंजू की बुआ की लड़की उससे कहती है तो उसके बाद वह उससे पहले तो मना करती है, लेकिन जब बार बार वो उससे बात को कहने लगती है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं घर वालों से पूछती हूँ और जैसा घर वाले बोल देंगे वैसा ही मैं कर दूंगी। इसके बाद जो मंजू की बुआ की लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, मामा जी से मेरी बात कराओ और मैं उनसे बोल देती हूँ और वो तुम्हें जरूर से भेज देंगे। इसके बाद जो मंजू होती है अपने पिता के पास फोन को ले जाती है। शाम का समय था और जैसे पिता अपनी बहन की लड़की से बात करता है तो वह जिद करने लगती है कि मामा जी मंजू को भेज दो, क्योंकि मेरी शादी बार बार नहीं होगी, एक बार ही होने वाली है और इसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद न जाने कब मुलाकात हो या ना हो। इस बात को सुनकर जो मंजू के पिता होते हुए हामी भर लेते हैं और शादी के 5 दिन पहले मंजू अपनी बुआ की लड़की के यहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर शादी का घर था, खुशियों का माहौल था और यहाँ पर वो लोग अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। यानी कि वो अपनी बुआ की लड़की के साथ ढेर सारी शरारतें करती है और धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। जिस दिन शादी होनी होती है उस दिन उसका पूरा परिवार वहां पर पहुंचता है और वहां पर जब शादी संपन्न हो जाती है तो वह लोग वहां से जाने के लिए बोलने लगते हैं। बुआ की लड़की की विदाई हो गई थी, लेकिन तभी यहां पर जो उसकी बुआ होती है मंजू की, वह कहने लगती है कि भैया बेटी को यहीं पर छोड़ जाओ, क्योंकि अब मेरी बेटी भी चली गई है तो मेरा मन लगा रहेगा और 2-3 दिन बाद मैं अपने आप इसको यहां से भिजवा दूंगी। ऐसा कहकर वह अपने भैया से जिद करने लगती है और जब बहन भाई से कुछ जिद करती है तो उसके बाद भाई मना नहीं कर पाता है और अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद परिवार तो वहां से वापस लौट आता है, लेकिन मंजू वहीं पर रह गई थी और यहां पर मंजू के साथ साथ उसकी बुआ के लड़का और लड़की भी रह गए थे। यानी कि उसकी बुआ जो थी उस पर एक बड़ी लड़की थी, उससे छोटा एक लड़का था और उससे छोटी एक और लड़की थी। अब मंजू वहां पर रहती अपनी बुआ को ढांढस बंधाती है और जैसे ही शादी के 2 दिन बाद एक दिन रात के समय वह आराम कर रही थी एक कमरे में, तो उसी के कमरे में एक और बुजुर्ग महिला आराम
कर रही थी, जो कि उसी शादी में आई थी, और शादी के बाद यहाँ पर जो मंजू की बुआ है उसका मन लग जाए, इसी वजह से वो भी वहां पर रुकी हुई थी। तो वह भी वहां पर उसके साथ सोई हुई थी। लेकिन रात के जैसे 7 से 8 बजते हैं तो 7-8 बजे अचानक से जो बुजुर्ग महिला होती है उसको लूज मोशन हो जाते हैं। तो वो बार बार वॉशरूम की तरफ जाया करती है और बार बार आकर यहाँ पर लेटा करती है। मंजू ये सब कुछ देखकर उसे कहने लगती है कि अम्मा, अगर आपको परेशानी है तो आप अपने बिस्तर को वहीं पर बिछा लीजिए और वहां पर बार बार आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर उस महिला को ये बात उसकी अच्छी लगती है और यहाँ पर वह महिला अपने बिस्तर को वॉशरूम के साइड में ही बिछा लेती है, क्योंकि गर्मियों का समय था और गर्मियों में बाहर भी आराम से लेटा जा सकता है। तो इसके बाद वह बुजुर्ग महिला वहीं पर वॉशरूम के साइड में अपने बिस्तर को बिछा लेती है और वहां से आने जाने में उसे काफी ज्यादा आसानी होती है। इधर जो मंजू होती है वह उस कमरे के अंदर आराम करने लगती है और धीरे धीरे रात के तकरीबन 1 बज जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 1 बजते हैं तो उसी दौरान मंजू के कमरे में अचानक से उसकी बुआ का लड़का घुस आता है और एकदम से आकर मंजू के मुंह पर हाथ रख देता है। अब जैसे मंजू के मुंह को दबाया गया था तो एकदम से मंजू अपनी आंखों को खोलती है और खोलने के बाद जब अपने सामने अपनी बुआ के लड़के को देखती है तो एकदम से छटपटाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो बुआ का लड़का होता है वो दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को दबाने लगता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। मंजू जब देखती है कि उसकी गर्दन को दबा रहा है और इस तरह से अगर उसने गर्दन दबाई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, वह इस दुनिया को छोड़कर जा भी सकती है, तो उसके बाद वह संघर्ष करना बंद कर देती है। इसके बाद वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन बुआ के लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख रखा है और इसके बाद वह उसके साथ वो काम कर देता है जो काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और यह एक बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। इसके बाद जो मंजू होती है वह विरोध भी करने की कोशिश करती है बीच में, लेकिन फिर से वो उसकी गर्दन को दबा देता है और इसके बाद वह विरोध करना छोड़ देती है। जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद वह दूर हटता है और हटने के बाद कहने लगता है कि देखो, अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। चारों तरफ लोग तुम्हारी थू-थू करेंगे और लोग तुम्हें ही गलत बताएंगे। इस बात को सुनकर मंजू गहन सोच विचार करने लगती है, क्योंकि वह बिल्कुल ही सही लड़की थी और उसे इन सभी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। भले ही वह खूबसूरत थी लेकिन वह इन बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करती थी और यहाँ पर उसके दिमाग में ढेर सारे विचार चलने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हो गया है। इसके बाद जो मंजू होती है वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका बुआ का लड़का कहने लगता है कि कहां जा रही हो, क्या किसी को बताने जा रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को बताने नहीं जा रही, मैं तो वॉशरूम जा रही हूं। ऐसा कहकर मंजू वहां से चलने लगती है, लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर निकलने वाली होती है तो उसी दौरान उसकी नजर एक तेजधार हथियार पर पड़ती है, जो कि खेतों से चारा वगैरह लाने के लिए वहां पर रखा हुआ था। और जैसे वो उस हथियार को देखती है तो उसके बाद उसके दिमाग में और ढेर सारे विचार आते हैं और वह उस हथियार को अपने हाथ में उठा लेती है। इधर जो बुआ का लड़का होता है वह दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, लेकिन तभी जो मंजू होती है पीछे से एकदम आती है और उस तेजधार हथियार से जोरदार वार उस पर कर देती है और उसको इस दुनिया से विदा कर देती है। ढेर सारे वार इस पर करती है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। और यहाँ पर लास्ट में जब उसकी बुआ का लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद जो मंजू होती है उसके मुंह से आवाज निकल जाती है आग की, और इस आवाज को सुनकर जो वॉशरूम के पास वह बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अंदर आकर कमरे में देखने लगती है। जैसे वो कमरे के अंदर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती है। लेकिन मंजू उसको आता हुआ देख लेती है और इसके बाद वह एकदम से भागकर उस जगह पर चली जाती है जहां पर मंजू के बुआ के पूरे घर वाले लेटे हुए थे। इसके बाद जो मंजू होती है जब वह देखती है कि यहाँ पर इन लोगों ने देख लिया है तो वह वहां से सीधा एक दिशा की ओर भागने लगती है और सोचती है कि मैं पैदल भागकर ही अपने घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत हो गया है। इसके बाद मंजू बदहवास हालत में रोड पर भागती रहती है और धीरे धीरे उस पुलिस नाके तक पहुंच जाती है जो कि रास्ते में लगा हुआ था मेन रोड पर। और जैसे पुलिस वाले मंजू को ऐसी हालत में भागता हुआ देखते हैं तो उसको रोक लेते हैं। इधर जो महिला होती है वह अंदर जाकर सभी को इस बारे में बता देती है और जब सभी लोग आकर उस लड़के को वहां पर देखते हैं तो एकदम से देखने के बाद उनकी भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या दुश्मनी थी हमारे बेटे से जो उसने ऐसा क्यों कर दिया, आखिर ये उसका भाई लगता था और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इधर जो मंजू होती है जब उसे पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है और तुम किससे बचकर भाग रही हो, तो यहाँ पर जो मंजू होती है पहले तो कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन जब पुलिस वाले बड़े ही प्यार से बिठाकर उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और पूछने लगते हैं तो मंजू एकदम से रोने लगती है और रोते रोते उस पूरी कहानी को बयां कर देती है जिस कहानी ने उसको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया था। और इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वहां पर मंजू
मंजू के घर वालों को इत्तला करते हैं और उनको भी वहां पर बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो मंजू के बुआ के घर वाले होते हैं उनको भी वहां पर बुलाया जाता है। कुछ ही देर में जो मंजू की बुआ होती है वह वहां पर आ जाती है, क्योंकि वहां से वो काफी ज्यादा नजदीक था और मंजू के घर वालों को आने में थोड़ी सी देर थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मंजू की बुआ होती है वो उसे खरी खोटी बातें सुनाने लगती है और उसे तरह तरह से ताना मारने लगती है। कहती है कि तेरा क्या बिगाड़ा था, वो तो तेरा भाई लगता था, फिर उसके साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं इन बातों को सुनने के बाद उन्हें गुस्सा सा आ जाता है और तभी जो पुलिस वाले होते हैं पूरी के पूरी कहानी जो मंजू ने उन्हें बताई है वो सारी की सारी यहाँ पर मंजू की बुआ के सामने बयां कर देते हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग अब तक मंजू को बुरा समझ रहे थे और मंजू का ही दोस्त बता रहे थे वह एकदम से चुपचाप रह जाते हैं और बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं, क्योंकि मंजू के बुआ के लड़के ने जो उसके साथ किया था वो बिल्कुल से गलत था और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो कहने लगती है कि इसका क्या सबूत है कि ये सही कह रही है। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि चिंता मत करो, इसका भी सबूत बनाया जाएगा और पहले मंजू का मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद ये बात पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगी कि मंजू जो कुछ भी कह रही है वो सही कह रही है। इसके बाद यहाँ पर मंजू के घर वाले भी आ जाते हैं और जैसे वो इस बात को देखते हैं तो वो लोग भी अपने माथे पर हाथ धर के अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर हम उसी दिन इसको अपने साथ ले आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और दोनों परिवारों में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो दोनों परिवार होते हैं वह अपने आप को संभालते हैं और यहाँ पर जो मंजू होती है दूसरे दिन उसका मेडिकल किया जाता है और मेडिकल से प्रमाणित हो जाता है कि उसकी बुआ के लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और इसी वजह से इसने मजबूरन इसे इस दुनिया से विदा कर दिया। इसके बाद जो मंजू होती है उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और यहाँ पर जो जज साहब होते हैं जब उनके सामने पूरी कहानी आती है तो जज साहब को भी हालातों के बारे में महसूस होता है और वह भी इसको काफी कम सजा सुनाते हैं, उतनी सजा नहीं सुनाते जितनी सजा इसे मिलनी चाहिए थी। ये कहानी जब चारों तरफ फैलती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि बहुत अच्छा किया, कुछ लोग उसको गलत बताने लगते हैं, कहते हैं कि ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, कानून के पास चली जाती पहले ही तो कम से कम इसकी बुआ का घर तो नहीं उजड़ता, क्योंकि बुआ का एक ही लड़का था और वह लड़का भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यहाँ पर जो बुआ होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि बेटे ने बहुत गलत किया था और उसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन यहाँ पर उसका घर उजड़ जाता है और उसके बाद वह इस बात में फर्क नहीं कर पाती है कि वह करे तो क्या करे और किसको गलत ठहराए और किसको सही ठहराए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मंजू के पिता होते हैं वो अपनी बहन को सहारा देते हैं और कहते हैं कि बहन चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इन सभी बातों के बाद में भेद खुलकर सामने आता है कि जो बुआ का लड़का होता है वह जब मंजू यहाँ पर आती है उसी टाइम से उस पर गलत निगाह रखने लगता है और इस बात का खुलासा उसकी छोटी बहन करती है, क्योंकि अक्सर वह मंजू की तरफ घूर घूर कर देखा करता था और यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वह उससे पूछा करती है कि भैया तुम क्या देख रहे हो, तो वह चुपचाप इस बात को मना कर दिया करता है, कहता है कि कुछ भी नहीं देख रहा और तू अपना काम कर। यहाँ पर शादी में आए हुए कुछ लोग भी इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर इस लड़के की नीयत में खोट था और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। खैर जो होना था वो हो गया है और दो परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद गौर देने वाली बात यह होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या उस लड़के की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी बहन है और बहन के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संस्कारों की कमी हो गई है। लोग अपने अपने मोबाइल फोनों में लगे रहते हैं और आपस में बातचीत नहीं करते। पिता के जो संस्कार होते हैं वो बेटे में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों के पास बैठे और उनसे संस्कार सीखे। पहले इस तरह के संस्कार हुआ करते थे कि गांव की जो बहन बेटी होती है उसको सभी लोग बहन बेटी ही माना करते हैं, लेकिन अब तो गांव से गांव भी कोर्ट मैरिज हो जाया करती है और वो लोग जबरदस्ती पुलिस प्रशासन की मदद से घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है। ये संस्कारों का बदलना केवल इसी चीज से है कि हम लोग अपने बच्चों से बातचीत नहीं कर पाते हैं और काम की व्यस्तता को लेकर हम लोग उनको बिल्कुल भी संस्कार नहीं दे पाते हैं। बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल फोन पकड़ा दिए जाते हैं तो उसके बाद वह ऐसा करते हैं कि मोबाइल फोन में इतने घुसे होते हैं कि उनके सामने अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बात भी कर रहा है तो उन्हें उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह तो केवल मोबाइल फोन में अपना ध्यान गड़ा कर रखते हैं। और यह सबसे बड़ा कारण है जो एक भाई ने यह नहीं समझा कि वो उसकी बहन है और उसके बाद बहन ने ऐसा कदम उठा लिया। बाकी ये थी आज की वीडियो, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।